डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार, इतिहास विभाग, गंगा सिंह महाविद्यालय। आज मैं आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा और मेरा प्रयत्न होगा कि इसको विशेषकर जो हमारे स्नातक के छात्र छात्राएं हैं, शुरू से आधुनिक भारतीय इतिहास को हम लोग कहाँ से प्रारंभ करते हैं और एक किस तरीके से इतिहास को कैसे हम लोग इसकी शुरुआत करें ताकि इतिहास की एक अच्छी समझ बने और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में भी हम उसका अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास की जो शुरुआत होती है, ये अपने आप में एक जटिल प्रश्न बन जाता है। कुछ लोग 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो वहाँ से आधुनिक भारतीय इतिहास का जो पीरियोडाइजेशन है, जो काल है, वहाँ से मानते हैं 1707 से। और कुछ लोग 1757 से जो प्लासी की युद्ध हुई थी और जहाँ से इंग्लैंड एक व्यापारिक कंपनी के रूप से राज सत्ता, मतलब यहाँ से एक सत्ता प्राप्त बन गया था, उसको राज्य संचालन की जिम्मेवारी मिल गई थी, तो 1757 को। लेकिन इसके लिए हम लोग इस जो भी डिबेट है इसमें पढ़ने से बेहतर होगा कि हम लोग इसकी शुरुआत आधुनिकता के साथ करें। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेना है कि भारत में जो भी आधुनिकता की शुरुआत होती है, बेहतर होगा कि हम लोग पहले समझे कि आधुनिकता क्या होती है। कि पश्चिमी यूरोप में आधुनिकता का जो 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, सामान्यतः माना जाता है कि 1453 में जो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, उसके बाद से ही आधुनिकता का दौर प्रारंभ होता है पश्चिमी यूरोप में। और ये जो टर्म है आधुनिकता या मॉडर्न, ये वहीं से भारत में आया हुआ माना जाता है। आधुनिकता का सीधा सा मतलब होता है कि लोग मध्यकाल को छोड़कर जब लोगों में धर्म की जगह विज्ञानवाद आता है, लोग विज्ञानवाद के साथ साथ तर्कशील हो जाते हैं। वो किसी भी चीज़ों को तर्कशील हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को मानवतावाद की कसौटी पे कस के देखना प्रारंभ करते हैं। मतलब 3 फीचर्स बेसिकली, विज्ञानवाद, तर्कवाद और मानववाद, ये जो 3 फैक्ट्स हैं, ये किसी भी सभ्यता के, किसी भी मानव सभ्यता के हम लोग अगर किसी भी सोसाइटी पे अगर हम लोग इसको पुट करते हैं और ये 3 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि हाँ, तब से आधुनिकता का प्रारंभ, मॉडर्न फेज या एरा, वहाँ से उसका प्रारंभ हो जाता है। भारत की यदि बात करें तो भारत में इसका प्रारंभ कहीं ना कहीं प्लासी और बक्सर के युद्धों के साथ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि (1707) में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय भारत के लोगों में जो मैंने की फैक्ट्स बतलाए, विज्ञानवाद, तर्कवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता,
इस तरह की चीज़ों की कोई समझ नहीं थी। उसके तकरीबन 100 वर्षों के बाद देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनियां हमारे राज्यों को आपस में लड़ाती हैं और एक एक करके धीरे धीरे सारे राज्यों को वो जीत लेते हैं। कभी मराठों के विरुद्ध निजामों को करते हैं, तो कभी मराठों को अपने पक्ष में लेकर निजामों को परास्त करते हैं। मतलब भारत को क्षेत्रीय रूप में बांट के और भारतीय राजाओं का परस्पर सहयोग लेकर वो भारत को विजय कर लेते हैं अपनी कूटनीति और अपने षड्यंत्र के बल पर। ये हम लोग फिर कैसे मान सकते हैं 1707? जो हम लोग का मूल प्रश्न है कि 1707 फिर हम लोग इसको कैसे मान सकते हैं कि भारत में 1707 में इस चीज़ का प्रारंभ हुआ था? बिल्कुल नहीं। सत्ता हस्तांतरण कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। सत्ता हस्तांतरण होता है वो मूल रूप से जब किसी एक से सत्ता, वहाँ पे मुगल काल का विखंडन होता है, क्षेत्रीय शक्तियाँ पनपती हैं, चूँकि केंद्रीय शक्ति जो है मुगल काल का वो कमजोर पड़ता है। लेकिन 1757 में जो युद्ध जीतता है, पलासी के युद्ध में जो अंग्रेज विजयी होते हैं, उसके जस्ट बाद जब 1764 में बक्सर की लड़ाई प्रारंभ होती है, जब बक्सर के युद्ध में भारत की प्रमुख तीनों सेनाओं की एकजुट शक्ति को परास्त करने में सफल हो जाते हैं अंग्रेज, और विशेषकर 1765 की जो इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ पे टैक्सेशन की जो शक्ति है वो प्राप्त हो जाती है, वो राजस्व वसूली का अधिकार उनको मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को मानना चाहिए कि यहाँ से भारत में आधुनिक इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग भारत के आधुनिक इतिहास में सर्वप्रथम इसके बाद जो भी वीडियो डाला जाएगा कुछ लिखित फैक्ट्स के साथ और पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों, सबसे पहले तो हम लोग आधुनिकता के टर्म को समझेंगे और डिटेल में मानववाद, तर्कवाद, प्रगतिशीलता, विज्ञानवाद ये क्या है और इसने कैसे संपूर्ण मानव जाति के सोचने के तरीके को, रहने के तरीके को, काम करने के तरीके को समूल रूप से परिवर्तित कर पूरी सभ्यता एक दूसरे दौर से निकल के एक दूसरे दौर में जाकर के इस चीज़ को समझेंगे। उसके साथ ही भारत में कैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, आगमन होने के बाद वो यूरोपीय कंपनियों के बीच आपस में भी युद्ध होते हैं, जिसमें अंतिम रूप से या एक लीडिंग मिल जाता है अंग्रेजों को। फिर हम आगे देखेंगे कि अंग्रेजों को जो भारत में विदेशी कंपनियों के बीच एक लीडिंग मिलता है, तो उसके बाद वे कैसे पुनः भारतीय राज्यों के बीच में अपने षड्यंत्र और नीति के बल पर भारतीय राज्यों को एक एक करके एक लंबी अवधि में पूरे भारत को जीतते हैं और भारत पे राज अपना स्थापित करते हैं। भारत पे राज स्थापित करने के बाद भारत उनका कंप्लीट उनका एक कॉलोनी, उनका एक उपनिवेश बन जाता है। तो फिर कैसे भारत का शोषण प्रारंभ करते हैं, भारत का शोषण करना प्रारंभ करते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि शोषण के बाद भारतीय राज्यों के द्वारा, यहाँ के किसानों के द्वारा, यहाँ के विभिन्न जो जनजाति हैं उनके द्वारा, मजदूरों के द्वारा कैसे इनिशियली उनका विरोध किया जाता है और बाद में ये विरोध यूनाइट होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बदल जाता है। इसको हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप करके